हेलो दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। और यह पॉलिटी जो होगा, पूरे पॉलिटी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और जो हमारा CUET एग्जाम होता है, उसको हम ध्यान में रखते हुए इस पॉलिटी को पढ़ेंगे। और आज हमारा जो पॉलिटी होगा, शुरुआत होगा संविधान सभा से होगा। आज हम ये जानेंगे कि जो संविधान बनाया गया है, इसकी शुरुआत कैसी हुई, कौन बनाया है, कितने लोगों ने बनाया है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे यह बनी, कितनी कठिनाइयों का सामना किया गया कि जो आज संविधान बनाया गया है। संविधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जिसके माध्यम से आज हम लोग स्वतंत्र हैं, जिसके माध्यम से आज हम पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, सो पाते हैं, खा पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। यह किसका देन है? संविधान का देन है। किसका देन है? संविधान का देन है। आज हम उस संविधान को पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्त हम पढ़ेंगे, क्या हमारा चैप्टर होगा संविधान सभा। चैप्टर क्या होगा? संविधान सभा। चैप्टर हमारा होगा संविधान सभा। संविधान सभा ये हमारा चैप्टर होगा। तो संविधान सभा में सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि संविधान सभा क्या होती है। बहुत ही बेसिक से बहुत ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक बताऊंगा। पूरे कहानी को बताऊंगा, पूरे कहानी का वो निचोड़ करके बताऊंगा, शुरुआत से लेकर के अंत तक बताऊंगा संविधान को बनाया कैसे गया। तो सुनिएगा, सबसे पहले ये जानेंगे कि संविधान होता क्या है। तो संविधान को समझेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान की परिभाषा को समझेंगे। देखिए, हेडिंग डाल दीजिए संविधान, फिर उसके बाद संविधान सभा। देखिए, संविधान और संविधान सभा की वैसी कोई परिभाषा होती नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा को हम बनाते हैं। देखिए, जैसे अगर आपसे लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आप अपने मम्मी से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने पापा से कितना प्रेम करते हैं, क्या आप बता पाएंगे कि हाँ 2 लीटर, 3 लीटर, 3 किलो, 4 किलो? क्या ऐसा कोई मात्रक है? नहीं। इस परिभाषा को अपने से बना सकते हैं। तो बनाएंगे कैसे? जैसे संविधान की परिभाषा को कैसे बनाएंगे? संविधान संविधान क्या है? विधान। देखिए, शब्द से समझेंगे। विधान मतलब विधि, विधि मतलब कानून, कानून मतलब नियम। मतलब कि कानूनों का ऐसा समूह, कानूनों का ऐसा समुच्चय, कानूनों का ऐसा संग्रह है जिसमें होता है, जिस पुस्तक में होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक, संविधान की परिभाषा यही है। क्या आप लिखते हैं परिभाषा को, कानूनों को ऐसे लिखेंगे, कानूनों का नियम और कानून का संग्रह है, या ऐसे सीधे लिखेंगे कानूनों का समूह है। कानूनों का समूह है, कानून का समूह जो होता है, कानून का समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संविधान कहते हैं। उसे संविधान कहते हैं। ठीक दोस्त, इसका परिभाषा अपने से इसी तरीके से बना लेते हैं, और इसका कोई परिभाषा कहीं लिखी गई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा संविधान की परिभाषा हो गई। अब हम समझेंगे कि संविधान सभा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा क्या होती है। तो संविधान सभा के बारे में जानेंगे। देखिए, स्क्रीनशॉट को लेते रहिएगा, हर एक बात को आप फोटो को क्लिक करिए, और इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। और CUET को मैं बहुत ही ध्यान में रखते हुए इस पॉलिटी को पढ़ाऊंगा कि हाँ CUET में कहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। पूरा हमारा फोकस क्या रहेगा? CUET रहेगा। तो उसके बाद हम समझेंगे कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा को जानने से पहले थोड़ी सी संविधान के बारे में और जान लेते हैं कि भैया जो संविधान है कि आज जिसके माध्यम से जो प्रधानमंत्री के पास जो शक्ति है, जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, जो मुख्यमंत्री के पास शक्ति है, जो राज्यपाल के पास शक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति के पास जो भी शक्ति है, वह शक्ति किसके बदौलत है? इस संविधान की बदौलत है। सबके शक्ति का केंद्र किसके पास है? संविधान के पास है। तो संविधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि संविधान का 4 आवश्यक गुणधर्म होता है, 4 इसके मुख्य गुण होते हैं। क्या होगा? कि कहा जाता है, लिखा गया है संविधान में कि जो संविधान होगा वह क्या होगा? सर्वोत्तम होगा। क्या होगा? सर्वोत्तम होगा। संविधान कैसा होगा? सर्वोत्तम होगा। संविधान सर्वोच्च होगा। क्या होगा? सर्वोच्च होगा।
संविधान कैसा होगा? सर्वोच्च होगा। संविधान सर्वोत्तम होगा, सर्वोच्च होगा, सर्वमान्य होगा। सर्वमान्य होगा। संविधान कैसा होगा? सर्वमान्य होगा। और संविधान कैसा होगा? वैधानिक शक्ति को ग्रहण किए होगा। वैधानिक, इसके बारे में मैं अलग अलग बताऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, इसको नोट करिएगा। वैधानिक शक्ति होगी इसके पास, संविधान के पास। तो सर्वोत्तम क्या होता है? सर्वोत्तम होगा मतलब ये कि सबसे उत्तम होगा, सबसे अच्छा होगा। सर्वोच्च होगा मतलब सबसे ऊंचा होगा। अगर देखिए दोस्त, किसी भी देश में अगर संविधान से भी कोई ऊंचा चीज है तो वहां पे संविधान की कोई वैल्यू नहीं है, हो ही नहीं सकती। संविधान से ज्यादा ऊंचा कोई चीज हो ही नहीं सकती। और सर्वमान्य होगा अर्थात किसी भी देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक संविधान में लिखी गई बात को, संविधान में लिखे गए नियमों का पालन करेगा। अर्थात यह क्या होगा? सर्वमान्य होगा। इसको सभी लोग मानेंगे। और वैधानिक शक्ति का मतलब होता है दोस्त कि यह वैधानिक कानूनों का योग क्या किया रहता है? ग्रहण किया रहता है। मतलब कि जैसे राष्ट्रपति को बनने का उम्र क्या होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। जैसे इस समय अपने भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो और द्रौपदी मुर्मू जी संविधान को पढ़ा है, उनको पता है कि हमारा 35 वर्ष उम्र हो गया है, मैं पागल दिवालिया नहीं हूं, मैं चुनाव को लड़ सकती हूं। अर्थात अगर वह इसके विपरीत काम करेगी तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि संविधान के पास वैधानिक शक्ति होती, वैधानिक कानूनों का क्या किया रहता है? ग्रहण किया होता है। अच्छा, तो दोस्त ये हमारा हो गया संविधान। अब हम समझते हैं संविधान सभा। संविधान के बारे में इतनी बात समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ दोस्त। अब हमारा अगला जो समझने की बात आएगी संविधान सभा। संविधान के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है कि संविधान परिभाषा बताया, संविधान के बारे में बताया। अब समझते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या होता है? देखिए, संविधान में क्या लिखा गया? संविधान एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे नियम कानूनों का क्या है? संग्रह है, समुच्चय है, इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया है नियम कानूनों को। तो उस नियम को बनाने के लिए क्या किया गया था? सभा बनाई गई थी। देखिए सभा, देखिए इसमें क्या है? सभा का मतलब कि कोई एक व्यक्ति की बात तो की नहीं गई होगी, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तो इसमें तो परिभाषा कैसे बनेगी? इसमें हम परिभाषा को बनाते हैं, देखिए कैसे? लोगों का ऐसा समूह जो नियमों कानूनों को संग्रहित किए हैं, एकत्रित किए हुए हैं, ऐसे लोगों के समूह को हम संविधान सभा कहते हैं। तो परिभाषा को लिखते हैं कि लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा समूह है, लोगों का ऐसा समूह है, लोगों का ऐसा समूह है जिनके माध्यम से कानूनों का संग्रह किया गया है। कानूनों का संग्रह किया गया है। कानूनों का संग्रह किया गया है। उससे क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। किया गया है उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? संविधान सभा कहते हैं। तो ये पहले से परिभाषा को बना लिया गया है, ठीक, संविधान सभा कहते हैं। यह परिभाषा हो गई। अब हम समझेंगे कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? संविधान एवं राज्य व्यवस्था। हेडिंग डालिएगा, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब देखिए तो अगर ये दोनों अगर एक साथ आए हैं तो इसमें और इसमें क्या है? अंतर है। ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों चीजें की हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक डिफरेंस होता है। जैसे जल और पानी में सभी लोग यही जानते होंगे कि ये एक ही चीज है, लेकिन आज मैं इनके बीच में अंतर बताता हूँ। जल और पानी में क्या अंतर होता है? देखिए, पानी जो होता है वह स्वच्छ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अर्थात गंदा और
स्वच्छ दोनों हो सकता है, लेकिन जल हमेशा स्वच्छ होता है। क्यों? क्योंकि देखे होंगे जो जल चढ़ाया जाता है हमेशा स्वच्छ चढ़ाया जाता है। कहते हैं ना कि जल चढ़ाते हैं, तो जल में हमेशा स्वच्छ होता है, लेकिन पानी गंदा भी हो सकता है, साफ भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ जैसे हम समझ लेते हैं कि बाल और केस में अंतर, बाल और केस में सभी लोग समझते होंगे कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसके भी बीच में अंतर होता है। बाल और केस में देखिए, जैसे बाल है, जैसे अगर बाल को आप उखाड़ लेंगे, सर से उखाड़ लेंगे तब भी बाल कहा जाएगा, लेकिन केस तभी कहा जाएगा जब तक वह जड़ के साथ लगा रहेगा, अर्थात जब तक वह सर के साथ लगा रहेगा तभी तक केस है, नहीं तो केस नहीं होता, वो जिससे हम केस नहीं कह सकते। तो ये अंतर हो गया। उसी प्रकार से ये संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में मैं अंतर बताता हूँ। तो देखिए, संविधान के बारे में तो बता दिया कि संविधान क्या होती है। तो संविधान में क्या है, संविधान में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो यही सब संविधान है। अच्छा, संविधान में जो सब सिद्धांतों का संग्रह है उसको प्रयोग में ला लेना, उसको अपने जीवन में उपयोग कर लेना, उसको अपने दैनिक जीवन में यूज कर लेना ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। अर्थात राज्य व्यवस्था क्या, एक सिस्टम है। अच्छा, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होता है इसको बदला जा सकता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यह है क्या, वास्तव में एक सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को यूज कहाँ किया गया, डायनमो या मीटर में किया गया। ठीक उसी प्रकार से दोस्त यहाँ पे भी अंतर होता है कि संविधान में जो कही गई बात है उसको यूज में ला लेना राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे मैं फिर से बात को दोहराता हूँ कि राष्ट्रपति की बनने की उम्र जो होती है 35 वर्ष होती है। तो अब द्रौपदी जी को पता है, अगर वो संविधान को पढ़ी है, संविधान के सिद्धांत को पढ़ी है, जानी है, समझी है, इसकी राष्ट्रपति को बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। अब यहाँ से सिद्धांत को पढ़ी उन्होंने और चुनाव को उन्होंने क्या किया, लड़ी, तो प्रयोग में लाया, यहाँ के सिद्धांतों को, यहाँ के नियमों को क्या किया, अपने यूज में लाया, प्रयोग में लाया, वही राज्य व्यवस्था है। और कोई राज्य व्यवस्था का बात नहीं होता, बस राज्य व्यवस्था यही चीज होता है दोस्त। तो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा, क्या होगा कि संविधान का निर्माण कैसे होता है। अब यहाँ से अगली बात क्या है, संविधान का निर्माण। देखिए, संविधान का निर्माण समझते हैं, हेडिंग डालिएगा, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। देखिए दोस्त, यहाँ से थोड़ा सा गलती हिंदी में लिखने में क्या करते हैं, जैसे कोई वर्ड है, मुड़ा हुआ वर्ड होता है, तो उसके ऊपर ये सिरोरेखा नहीं खींची जाती, बस यहीं तक खींची जाती है। लेकिन सब जल्दी में किसी लोगों को पता भी नहीं रहता और पूरा यहाँ से उठाएंगे, खींच देंगे, लेकिन नहीं, गलत है दोस्त। ये वर्तनी शुद्धिकरण जब आप लोग कंपटीशन में पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, तो ये धा के ऊपर हम सिरोरेखा नहीं खींच सकते, यहाँ से खींचे, ये अलग होगा, ये अलग होगा, जो भी वर्ड होगा वहाँ, जैसे बा हो गया तो बा ऐसे पूरा थोड़ी नहीं खींचा जाएगा, नहीं, ये गलत है। ऐसे मतलब जो भी गोलादार जो भी वर्ड बनते हैं पूरा उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं खींची जाती। उसी प्रकार से जो भी ऐसे आएंगे बीच में मैं बताऊंगा, तो ये अशुद्धि होती है जो कि वर्तनी में पढ़ा जाता है, पढ़ेंगे आप लोग हिंदी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए तो सबसे पहले संविधान का निर्माण होने के लिए तो सबसे पहले संविधान की मांग की गई होगी, ठीक, तब यह डिसाइड किया गया होगा कि संविधान को बनाएगा कौन। तब यही तो डिसाइड किया गया होगा कि संविधान को बनाएगा कौन। क्या डिसाइड किया गया होगा कि संविधानों को बनाएगा कौन। फिर यह डिसाइड किया गया होगा कि जो संविधान को बनाया जाएगा वह संविधान सभा के द्वारा बनाई जाएगी। किसके द्वारा बनाई जाएगी, संविधान सभा के द्वारा बनाई जाएगी। अच्छा दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे इंडियन क्या कहते हैं, एंशिएंट इंडिया के बारे में, अर्थात प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत के बारे में क्या जानते हैं, जैसे कि हम बताते हैं बात, प्राचीन भारत में क्या पढ़े होंगे। प्राचीन भारत उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जो भारतीय लोग थे, जो भारत की जनता थी, वह कभी संविधान की मांग नहीं की। क्यों नहीं करती थी, क्योंकि उस समय के जो राजा रजवाड़े रहते थे, जो देसी राजा थे,
वह जनता का शोषण तो करते थे, क्योंकि उस समय राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब ही होता है कि शोषण करना। राजा का तंत्र, राजा का सिस्टम, राजा का सरकार। तो राजा जनता की शोषण तो करता था, लेकिन उतना नहीं किया जितना कि अंग्रेजों ने किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने किया क्या? अंग्रेजों ने किया क्या? अंग्रेजों ने तो बहुत ज्यादा शोषण किया जनता का, लेकिन राजा ने जनता का उतना शोषण नहीं करते थे। तो इसीलिए भारतीय जनता ने क्या किया? मांग नहीं किया। तो जैसे कि अब पढ़ते होंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में पढ़ते होंगे आप लोग, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते होंगे। आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते होंगे। तो यहीं से क्या हुआ? यहीं से हुआ क्या कि कौन एंट्री किया आधुनिक भारत में? एंट्री कौन किया? अंग्रेज एंट्री किए। कौन एंट्री किया? अंग्रेज एंट्री किए। ठीक, अंग्रेज एंट्री किए। अच्छा, अंग्रेजों के बारे में, अच्छा पहले इसको जानिए कि अंग्रेज भारत में एंट्री किए तो उस समय हुआ क्या? उस समय हुआ क्या कि देखे कि भारत में जो भारत में राजा रहते थे, उनका आपस में कोई अच्छा संबंध नहीं था। अर्थात आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, आपसी का जो मेल भाव रहता था वो ठीक नहीं था। तो इसी को उन्होंने देखा अंग्रेजों ने, और उनके मन में आया कि यहाँ पे व्यापार किया जा सकता है, यहाँ पर शासन किया जा सकता है। तो उनके मन में वही से बात खटक गई थी और उन्होंने किया भी ऐसा। तो कहा जाता है, माना जाता है, बताया जाता है ऐसा कि अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों के विषय में ऐसा बताया जाता है कि जो अंग्रेज आए थे उन्होंने अपने साथ क्या लाए थे? एक हाथ में क्या लाए थे? झोला लाए थे। एक हाथ में क्रॉस चिन्ह को लाए थे। क्रॉस चिन्ह का मतलब ये उनका ये धार्मिक प्रतीक था, धार्मिक चिन्ह था। तो अच्छा, इसको लाने का क्या मतलब था? इसको लाने का मतलब क्या था? इसको लाने का मतलब दोस्त यही था, माना जाता है कि यह अपने धर्म का प्रचार करते थे जैसे, क्योंकि उनका यह धार्मिक प्रतीक था। तो और झोला से मतलब यह था कि यह झोला जो लेकर आए थे, यह माना जाता कि यह भारत में व्यापार करने आए थे, और जो क्या कहते हैं लेकर आए थे क्रॉस चिन्ह, इससे अपने धर्म का प्रचार करते थे। अच्छा, तो हुआ क्या जब इन्होंने देखा कि आपस में देसी राजा जो भारत में रहा करते थे, उनका आपस में संबंध नहीं ठीक था। तो इन्होंने किया क्या कि इस क्रॉस चिन्ह को अपने गले में टांग लिया, एक हाथ में उठा लिया तलवार से राजा को मारते थे, और झोला से व्यापार करते थे, और क्या कहते हैं जो गले में क्रॉस चिन्ह को पहने थे, इससे अपने धर्म का प्रचार करते थे, ऐसा माना जाता है दोस्त। फिर हुआ क्या इन्होंने जनता का जब शोषण करना शुरू कर दिया, तब हुआ क्या कि क्या कहते हैं भारतीय लोगों ने, भारत की जनता ने क्या मांगना शुरू कर दिया? संविधान की मांग शुरू कर दिया, क्योंकि शोषण इतना ज्यादा होने लगा कि सीमा का पार हो गया। तो यहीं से संविधान की मांग शुरू हो गया। तो संविधान की मांग यहीं से शुरुआत होता है दोस्त। अब ये समझेंगे कि संविधान की मांग हुआ कैसे। सबसे पहले देखिए सबसे पहले संविधान का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान का कॉन्सेप्ट दिया कौन सा देश? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड। और इंग्लैंड में भी राजतंत्र था। वहां पे भी राजा क्या करते थे? शोषण करते थे, जनता को परेशान करते थे, तो सामंतवादी थे। उसी सामंतवादी में एक व्यक्ति था हेनरी मैन। उन्होंने कॉन्सेप्ट देने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि कोई भी देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सरलता पूर्वक चलाने के लिए हर एक देश में एक संविधान होना चाहिए। इस बात को उन्होंने हेनरी मैन ने कहा। उन्होंने हालांकि बस इतना ही कहा कि होना चाहिए, लेकिन संविधान को बना नहीं था इंग्लैंड में। बना कहाँ? तो इंग्लैंड का जो व्यक्ति हेनरी मैन था, उसने कॉन्सेप्ट दिया। उसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अप्लाई किस देश ने किया? पूरे विश्व में अमेरिका ने किया। कौन सा देश ने किया? अमेरिका ने किया।
ठीक है दोस्त, अमेरिका ने किया। अमेरिका के बाद कौन किया? रूस ने किया। देखिए, अप्लाई करने का मतलब कि उन्होंने जिस बात को कहा है हेनरी मैन ने, उसी बात को उन्होंने यही कहा कि हर देश में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। तो अमेरिका के लोगों ने संविधान का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, संविधान को बना दिया। उसके बाद रूस बनाया। तो अब हम समझते हैं कि भारत के संविधान के बारे में क्या समझते हैं? भारत की संविधान के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले भारत की संविधान के बारे में समझते हैं। हमारा हेडिंग होगा भारत की संविधान। भारत की संविधान। ठीक, भारत की संविधान। ठीक है दोस्त, भारत की संविधान के बारे में जानेंगे। तो भारत के संविधान के बारे में हम क्या जानेंगे? देखिए, इंग्लैंड का जो व्यक्ति था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया हेनरी मैन ने। तो भारत में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले इस बात को कहा, प्रत्यक्ष रूप से कहा कि हाँ, भारत में क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। भारत में संविधान होने की कॉन्सेप्ट को किसने दिया? 1895 ईस्वी में कौन दिया? तिलक जी ने दिया। 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में तिलक जी का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि हाँ, भारत में संविधान होना चाहिए। संविधान सभा शब्द को इन्होंने नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि हाँ, 1895 में बस इतना ही तिलक जी ने कहा कि भारत में संविधान होना चाहिए। जिस प्रकार से विदेश में देखा जाए तो इंग्लैंड एक देश था, वहाँ का एक व्यक्ति था हेनरी मैन। उन्होंने इस बात को कहा कि देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर एक देश में एक संविधान होना चाहिए। उसी प्रकार से भारत में एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, भारत में भी क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। भारत को सुचारू रूप से अच्छे से चलाने के लिए संविधान होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में कहा। फिर 1922 में दोस्त कौन आए? 1922 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस असहयोग आंदोलन को चला कौन रहे थे? महात्मा गांधी चला रहे थे। जिन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता माने जाते हैं ना इनको। तो महात्मा गांधी जी को भी लगा कि हाँ, भारत में संविधान होना चाहिए, अर्थात इनकी बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, होना चाहिए। फिर 1895 में 1922 में इन्होंने कहा, असहयोग आंदोलन के द्वारा कहा। फिर 1924 में 1922 के बाद 1924 सन में कौन आए? मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ये किस पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक। स्वराज पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने भी कहा कि संविधान होना चाहिए। बस इन्होंने गांधी जी की बात को दोहराया। गांधी जी की बात जो कहा गया था, उनको भी लगा कि हाँ, भारत को अच्छे से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है, संविधान होना चाहिए। इन्होंने भी अपने विचार से, अपने मन से इस बात को बोला। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद हम समझते हैं 1924 के बाद। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। देखिए, 1924 बाद 1934 में, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा भैया, ठीक है। 1934 में एक बहुत ही दिग्गज नेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कम से कम 100 से अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे सर क्वालिटी जो सर पढ़ाते थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने देखा था, चूंकि उनका बहुत बड़ा अनुभव है, चूंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे पेपरों को देखा और उन्होंने बताया था कि
कि जो अब का पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम यह क्वेश्चन 100 से अधिक बार पूछा गया है पेपरों में। तो तुम यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्त। ये सीयूटी की एग्जाम में वैकल्पिक में पूछ सकता है, 100% गारंटी भी कर सकते हैं, हम ले सकते हैं इस बात को। तो देखिए, तो कौन सा नेता है 1934 में? एम एन राय बोले तो मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने संविधान होना चाहिए, लेकिन संविधान को बनाएगा कौन? संविधान सभा बनाएगी। अर्थात संविधान सभा शब्द के साथ प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात सीधे सीधे संविधान सभा शब्द के साथ नाम कौन लिए? एम.एन. राय लिए। अभी तक के जो 3 नेता आए थे, चाहे बाल गंगाधर तिलक जी हुए, चाहे महात्मा गांधी जी हुए, चाहे क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू हुए, लेकिन बस इन्होंने बस इतनी ही बात को बताया कि हाँ भारत में संविधान होना चाहिए, लेकिन भारत में संविधान होगा कैसे, कौन बनाएगा, इसको उन्होंने नहीं बताया। तो बताए कौन? एम.एन. राय ने बताया। उन्होंने कहा कि जो भारत में संविधान होगा वह संविधान सभा के द्वारा होगा। ठीक, यह इंपॉर्टेंट, यह प्रत्यक्ष रूप से कहा, सीधे सीधे संविधान सभा शब्द का नाम लिया है एम.एन. राय ने। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, 1934 के बाद 1935 में उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। ठीक, 1935 में कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने अपने मन से, अपने विचार से, उनको इस बात को लगा, एम.एन. राय की बात को उन्होंने समझा, उनको इस बात से सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने बोला कि हाँ संविधान जो होगा वह संविधान सभा के द्वारा होगी। इस बात को उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया, माना, इनकी बात को आगे बढ़ाया, इनकी बात में क्या किया? बहुत ही दमदारी के साथ इसको आगे बढ़ाए। ठीक, चूंकि सरकार थी भैया। फिर 1935 के बाद 1938, देखिए सन को याद करते रहिए, क्योंकि यही सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन में कौन से व्यक्ति क्या कहे थे संविधान के बारे में। यही से क्वेश्चन अगर पूछेगा, संविधान सभा से अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा, यही सब क्वेश्चन उठाता है। फिर 1938 में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बहुत ही प्रबलता के साथ एम.एन. राय के द्वारा कही गई बात को बहुत ही प्रबलता के साथ उठाई और बहुत ही तेजी के साथ बात को उन्होंने क्या किया? फैलाए और कहा, इन्होंने कहा, देखिए इनके बात में जो ये बात कहे थे एम.एन. राय ने, इनके बात में और सुधार करने का प्रयास किया। सुधार, देखिए इनके बात पर सहमत थे, इन्हीं के बात को कहा भी, लेकिन कहा और क्या, शब्द क्या जोड़ा कि जो भारत में संविधान बनाया जाएगा, संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, बात तो ठीक है, लेकिन उस संविधान सभा में जो लोग होंगे, जो लोगों का समूह होगा, वो ऐसे लोगों का समूह नहीं होगा कि हाँ बाल गंगाधर तिलक जी चले जाएंगे, मोतीलाल नेहरू बना देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बना देंगे, ऐसे कोई थोड़ी ना नेता बना देंगे। हाँ, उनका चुनाव होगा, चुनाव के आधार पर लोगों का समूह बनेगा। उसके बाद क्या होगा? तब जाके सभा जब बनेगी, तब जाके संविधान का निर्माण होगा दोस्त। ठीक है, इतनी बात को जान गए होंगे दोस्त, समझ गए होंगे दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक की बात को समझ गए होंगे कि 1938 में कहिए तो हम इस बात को लिख भी दें कि 1938 में कौन कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा में लोगों का समूह क्या होगा? मतलब वयस्क मताधिकार मतलब कि चुनाव होगा, ऐसे लोग नहीं जाएंगे, लोगों का चुनाव होगा तब जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक की बात हो गया। अब आगे की बात समझते हैं। अब देखिए, बहुत ही कहानी के माध्यम से हम बात को समझेंगे पूरे संविधान के कि हाँ संविधान को कैसे बना, कहाँ से बना, कौन लोगों ने बनाया, कितनी कठिनाइयाँ आई, पूरे संविधान की कहानी, पूरे संविधान की जड़ को समझ लेंगे दोस्त। तो यहीं से क्या होता है? इंटरेस्ट जगता है। अगर संविधान के बारे में अगर छोटी छोटी बातें नहीं पता है तो डायरेक्ट अनुच्छेद याद करने से सब कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। संविधान के बारे में मूल बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इंटरेस्ट बनता है, यहीं से जानने की इच्छा बढ़ती है।
तो संविधान को पढ़ने में मन तभी लगता है जब संविधान के बारे में अगर जितना हो सके उतना निचोड़ जानते रहें, इसके बारे में, इसकी पूरी कहानी को जानते रहें, तो बात ही कुछ अलग होती है। तो दोस्त अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब कहानी स्टार्ट होती है, भारतीय संविधान की कहानी। देखिए अब हमारा स्टार्ट होगा कहानी, कहानी से स्टार्ट होगा। देखिए कहानी क्या है कि देखिए हुआ क्या, क्योंकि देखिए हमारा भारत जो था संविधान बनाने की बात बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन हुआ क्या, संविधान बने कैसे, चूंकि उस समय अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज शासन करते थे, जनता का शोषण करते थे, तो ऐसे इस तरीके से तो संविधान का बनाना तो संभव हो नहीं पाता था। तो हुआ क्या, तो एक घटना घटा, घटना क्या घटा, घटना ये घटित हुआ कि जैसे कि एक देश था, एक देश का कई देश थे, जैसे कि जापान, जापान के साथ था एक देश जर्मनी, जापान के साथ क्या था, जर्मनी देश था। ठीक है दोस्त, आज इनके साथ और भी क्या कहते हैं, और भी देशों का समूह था, और इस देशों का समूह को क्या कहा जाता है, ध्रुव राष्ट्र बोला जाता है। कौन सा राष्ट्र बोला जाता है, ध्रुव राष्ट्र बोला जाता है। और इधर जो इनका युद्ध चल रहा था, किसके साथ चल रहा था, जो इनका युद्ध चल रहा था इनके साथ, क्या कहते हैं, ब्रिटेन, किसके साथ चल रहा था, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ। हालांकि इसके साथ और भी देश थे, अमेरिका के साथ, इस ब्रिटेन के साथ और भी देश थे, इनके भी पास बहुत सारे देश थे, अर्थात और इस देशों के समूह को क्या बोला जाता है, मित्र राष्ट्र। क्या बोला जाता है, मित्र राष्ट्र। ठीक है, इस देश को क्या बोला जाता है, मित्र राष्ट्र बोला जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्त, अब आगे की कहानी को समझेंगे कि हुआ क्या। अब चूंकि भारत के लोग जो थे वह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, तो हुआ क्या कि जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय ब्रिटेन क्या हुए, अंग्रेज इनसे हार रहे थे, मतलब कमजोर पड़ रहे थे। अमेरिका अर्थात प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहा था, यह अपने क्या बेचता था, औजारों को बेचता था, ब्रिटेन को भी बेचता था, जर्मनी को भी बेचता था, जापान को बेचता था, अर्थात यह हर देशों को बेचता था, यह व्यापार करता था। ये मतलब कि डायरेक्ट इनके साथ प्रत्यक्ष रूप से इनका साथ नहीं दे रहा था। तो हुआ क्या, ये हार रही थी ब्रिटेन इस समूह के द्वारा, तो ब्रिटेन को वो लगा कि हमको भारतीयों को मनाना चाहिए। इधर अमेरिका भी ब्रिटेन को क्या कर रहा था, दबाव डाल रहा था कि आप भारतीयों को मनाइए, अगर भारतीय साथ दे देंगे तो आप दमदारी के साथ इनसे युद्ध कर सकते हैं, अन्यथा आप युद्ध हार जाएंगे। तो अमेरिका बहुत ही दबाव ब्रिटेन के ऊपर डाल रहा था। तो हुआ क्या, ब्रिटेन के से तो हुआ क्या, तो भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटेन ने कुछ प्रस्ताव को भेजे। तो हम प्रस्ताव को थोड़ा सा आगे समझेंगे, लेकिन इसके पहले ये समझिए कि जब ब्रिटेन के लोगों ने कहा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जब थी तो और देखिए कांग्रेस की सरकार लगभग 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। 11 प्रांतों में, प्रांत मतलब प्रदेश, देश, ठीक, उसमें प्रांत बोला जाता था। तो 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, लगभग 6 प्रांतों या उससे अधिक प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, पूर्ण बहुमत या साधारण बहुमत से सरकार बनी थी। तो हुआ क्या, जब कांग्रेस ने देखा कि ब्रिटेन और इनका युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था, तो हुआ क्या, ये जो कांग्रेस सरकार थी बोली कि अब हम क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। 22 महीने सरकार चलाई। कितने महीने सरकार चलाई, 22 महीने सरकार चलाई। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ब्रिटेन के लोग डर गए। अब हुआ क्या, अब इधर युद्ध भी चल रहा है और इधर पता लगा कि कांग्रेस सरकार आंदोलन चलाने की बात कर रहा है। अब होगा क्या
ब्रिटेन के लिए समस्या खड़ी हो गई। ब्रिटेन के लिए समस्या यही खड़ी हो गई कि यहाँ पे क्या कहें, जो विद्रोह होगा उस विद्रोह का दमन करें ब्रिटेन के लोग कि युद्ध करें, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से हुआ क्या, एक प्रस्ताव भेजा गया भारत में। उस प्रस्ताव का नाम क्या है, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव भेजा गया, अगस्त प्रस्ताव। क्या भेजा गया, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है दोस्त, अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त प्रस्ताव आया कब था, 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव में क्या आया था, अच्छा, इस प्रस्ताव को लाया कौन था, लिन लिथिगो नामक का व्यक्ति था। तो वही प्रस्ताव को लाया था। इस प्रस्ताव में था क्या, इस प्रस्ताव में यही था कि भारतीय ब्रिटेन का समर्थन करे, ब्रिटेन का साथ दे, ताकि वह क्या करे, युद्ध इन लोगों से जीत सके। लेकिन भारत के भी जो व्यक्ति थे, जो सरकार थी, भारत की उस समय सरकार थी, वो अभी होशियार चालाक थी। उन्होंने कहा कि बच्चा अब तुम फंसे हो। तो हुआ क्या, तो ब्रिटेन के लोग बोले कि आप इस समय युद्ध के समय आप हमारा समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे ही हम आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन इस बात को कांग्रेस सरकार ने इनकार कर दिया। कैसे माने, उन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया। कांग्रेस सरकार ने पूछा कि आपका युद्ध समाप्त होगा कब। तो इसका जवाब ही ब्रिटेन के पास नहीं था। भाई क्या जवाब दे, युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा था, उनको क्या मालूम कि युद्ध कब समाप्त होगा। तो इन्होंने जवाब नहीं दे पाया कांग्रेस सरकार के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कि हाँ आपका युद्ध कब समाप्त होगा, आप कब आजाद करेंगे देश को। तो कांग्रेस सरकार ने इनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। अर्थात निरस्त ये नहीं माने। इन जो प्रस्ताव में बात कही गई थी कि आप क्या ब्रिटेन का साथ दे, तो कांग्रेस सरकार ने साथ नहीं दिया। फिर जब यह प्रस्ताव फेल हो गया, ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा लाया गया प्रस्ताव जब फेल हो गया, तो हुआ क्या, 1940 के बाद 1942 में दोस्त कौन सा एक मिशन आया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्या नाम है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, इस मिशन में कहा गया, इसको कौन लाया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स लाया था। इसको कौन लाया था, लिख लीजिए नाम दोस्त, इसको लाए थे अगस्त प्रस्ताव को कौन लाए थे, अगस्त प्रस्ताव को लिन लिथिगो लाए थे। क्या नाम है, लिन लिथिगो नाम भी इसका लिन लिथिगो। और इसको कौन लाया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे। इसको कौन लाए थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे। तो इसमें भी वही बात कही गई थी। तो दोस्त, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब मैं इसके आगे की कहानी को मैं अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने में समस्या उत्पन्न होती है, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो मैं अब इसके आगे की कहानी को, मैं इस पूरे कहानी को, जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हुआ, उस कहानी से फिर से मैं स्टार्ट करूंगा और बहुत ही रोमांटिक तरीके से, बहुत ही रोमांचित तरीके से मैं पूरे कहानी को बताऊंगा और संविधान सभा चैप्टर को समाप्त करूंगा। संविधान के बारे में मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बात को मैंने बताया, उस बात को आप लोगों ने समझते होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे, मज़ा भी आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कहानी से, पूरे कहानी के माध्यम से कहानी को आधार बनाया, पूरी कहानी को, पूरे निचोड़ को बताया है। तो दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और मैं इसके आगे की बात को, आगे की कहानी को अगले वीडियो में लाऊंगा। और जय हिंद, जय भारत।